Start recording. I'll start recording. Okay. So yesterday we studied about the perspectives of studying personality. 5 perspectives पढ़े. Psychoanalytic perspective, humanistic perspective, trait perspective, type perspective and social cognitive perspective, right? इसमें हमने क्या पढ़ा? साइकोएनालिटिक में क्या पढ़ा? 2 चीज पढ़ी. अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड द अनकॉन्शियस माइंड, राइट? हाँ, yes, ह्यूमनिस्टिक में क्या पढ़ा हमने? फ्री विल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ, हाँ, राइट? ट्रेड पर्सपेक्टिव में क्या पढ़ा? दैट एवरी इंडिविजुअल पोसेसेस स्पेसिफिक ट्रेड्स. और उसके बाद का सेंटेंस क्या है? इंडिविजुअल हैज अ यूनिक पर्सनैलिटी. एवरी इंडिविजुअल हैज अ यूनिक पर्सनैलिटी. उसके बाद टाइप पर्सपेक्टिव ने में क्या पढ़ा कि एवरी इंडिविजुअल हैज अ यूनिक पर्सनैलिटी टाइप बेस्ड ऑन हिज फिजिकल ट्रीटमेंट एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ पे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के बारे में पढ़ा. ओके. और सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में क्या पढ़ा? वो 2 चीजों पे एम्फसाइज करता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस. ओके, ये सब हमने कल पढ़ा. उसके बाद हमने बिग 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ा, जिसका एक्रोनॉम क्या है? हेलो, yes, एक्रोनॉम आपको याद है? हाँ, क्या है? कौन सा? बिग 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी का ओशन ना? ओशन. यस, ओशन है. ओके. उसमें हमने ओपननेस के बारे में पढ़ा, ओपननेस के हाँ, लोग कैसे होते हैं. yes, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशनेस के बारे में पढ़ा. उसके बाद एक्सट्रोवर्जन में पढ़ा, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिज्म, राइट? yes, उसमें कुछ भी डाउट होगा आप रिकॉर्डिंग एक बार सुनोगे, आपको और अच्छे से आएगा. हाँ, ओके. yes, अभी नाउ विल स्टार्ट मेजर्स ऑफ पर्सनालिटी, मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी. ओके. अभी हमने बहुत पढ़ा कि ऐसे टाइप के पर्सनालिटी होती है, वैसे टाइप की पर्सनालिटी होती है, लेकिन ये पर्सनालिटी कौन से टाइप की है, ये मेजर कैसे करोगे आप? यू नीड सर्टन काइंड ऑफ मेजरमेंट्स, राइट? जिससे आप बता सकते हो कि ये पर्सनालिटी इसकी ऐसे टाइप की है या वैसे टाइप की है, जो भी टाइप की है. ओके. अगर ये मोस्टली ये अभी नॉर्मल बच्चों को नहीं लगता, लेकिन आपने अब अगर देखा होगा तो कई लोग डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत लोग स्क्रिजोफ्रेनिक पर्सन होते हैं, जिसको बहुत डायलेमा वगैरह ऐसे बड़े बड़े सॉरी बड़े बड़े मेंटल इलनेस होते हैं. तो ये कैसा पता चलता है कि इस पर्सन को क्या है? उसको एक टेस्ट दिया जाता है. ओके. और वो टेस्ट जब वो सॉल्व करता है तब पता चलता है कि अरे यार, ये ऐसे वाले क्वेश्चंस अवॉइड कर रहा है, मतलब इसको इस एरिया में कुछ तो प्रॉब्लम्स है. ओके. तो और ये टेस्ट कब इस्तेमाल किया जाता है? आपको पता है, आपके स्कूल में भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता था. आपको बताते थे कि आप कौन से फील्ड के लिए अच्छे हो, आप कौन से फील्ड के लिए. आपके स्कूल में था ये टेस्ट? हाँ. कौन सा? एप्टीट्यूड टेस्ट आपके स्कूल में था? नो. हाँ. तो कैसा होता है ना, पर्सनालिटी मेजर्स करने के लिए ऐसे डिफरेंट टाइप के टूल्स लेते हैं. तो देखते हैं हम क्या क्या होते हैं. साइकोएनालिस्ट सीक्स टू मेजर पर्सनालिटी थ्रू अ नंबर ऑफ मेथड्स. यहाँ पे क्या बोला कि साइकोएनालिस्ट ने पर्सनालिटी मेजर करने के लिए बहुत तरीके होते हैं. ओके. बिहेवियरल एनालिस्ट टेक्निक्स, self report inventories, projective techniques and psychoanalytical methods of measuring personality are as follows. अभी यहाँ पे 2-3 टाइप के टेक्निक्स दिए हैं और उसके सब टाइप्स है, लेकिन ये टेक्निक्स बहुत इजी है, क्योंकि एक अगर नाम पता चलेगा, आपको नाम प्रॉपर लर्न करोगे तो उसके अंदर कौन सी टेस्ट है, क्या है, आपको ठीक से समझ में आएगा. ओके. ओके. हेलो. यस. सो बिहेवियरल एनालिसिस पहली है हमारी. पहली मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी है बिहेवियरल एनालिसिस. तो बिहेवियरल एनालिसिस में क्या है? देखो, द बिहेवियरल टेक्निक सच एज इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन etc. has been assessing the personality of an individual. These behavioral technique can be explained as follow. तो behavioral technique में और 2 टाइप बताए हैं. कौन से टाइप है? इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन.
राइट? yes. बिहेवियरल एक तो आदमी मेरे सामने बैठ के इंटरव्यू देता है, या तो मैं आदमी के सामने बैठ के उसको ऑब्जर्व करती हूँ। Jesus. I'm so sorry for the disturbance. Okay, so हाँ, इंटरव्यू में क्या है देखो। तो बिहेवियरल एनालिसिस में दो टाइप है, इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन। इंटरव्यू में क्या है देखो, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, राइट? कौन से दो टाइप होते हैं इंटरव्यू के? मेरे हिसाब से कैसा मतलब नाम बताओ। लिख के नहीं, नाम बताओ। और एक मिनट, वर्बल नॉन वर्बल। नहीं, वर्बल नॉन वर्बल नहीं। इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। ओके, स्ट्रक्चर। नाम सुना है आपने पहले, स्ट्रक्चर्ड हाँ, सुना है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू? सुना। ओके, तो ये अब हम इसमें देखते हैं क्या है। सो इंटरव्यू इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग पर्सनालिटी. An interview is a process in which an interviewer tries to collect information about the personality of an interviewee by asking him/her various questions. तो यहाँ पे इंटरव्यू पहले चीज यही बताइए कि इंटरव्यू जो है ये बहुत कॉमन मेथड है पर्सनालिटी मेजर करने के लिए, राइट? उसके बाद अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो पहले मैं उसका इंटरव्यू लूंगी। ओके, कि आप क्या करते हो, कहाँ से आए हो, क्या प्रॉब्लम है आपको, ये कौन है, वो कौन है, ये प्रॉब्लम आपको क्या हो रहा है एग्जैक्टली, मैं इंटरव्यू लूंगी, राइट? इट माइट बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, ये नीचे वाला पोर्शन है, लेकिन पहले मैं उसकी इंटरव्यू लूंगी। पहले मैं उसको आने के बाद थोड़ी ना टेस्ट सॉल्व करने के लिए दूंगी, राइट? आप समझ रही हो? हेलो, आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट? नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताओ आप। Okay, so interview is a very common method of measuring personality. Interviewee tries to collect information. इंटरव्यू लेने के बाद मैं क्या करूँगी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने की कोशिश करूँगी, राइट? वो कलेक्ट करने की कोशिश करूँगी बाय, कैसे कलेक्ट करने की कोशिश करूँगी? उसको क्वेश्चंस पूछ के, राइट? नाउ स्ट्रक्चर्ड, जस्ट अ मिनट ना। हेलो, हाँ। सो द फैक्टर्स, यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस एक्चुअली, इसलिए मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ। Okay. The factors like time taken to give answers, gestures, postures, body movements, etc. of an interviewee are also taken into account while measuring personality of an interviewee. Okay. तो जब इंटरव्यू लेते हैं तो क्या करते हैं, जो अगर मैं किसी का इंटरव्यू ले रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ वो पर्सन आंसर कैसा देता है वो नहीं देखूंगी, वो तो देखोगे ही, लेकिन उससे ज्यादा क्या देखोगी कि आंसर लिखने के लिए उसके हाथ स्वेटिंग हो रहे हैं, उसका फेशियल एक्सप्रेशंस कैसा है, वो पैर टैप कर रहा है, नाखून काट रहा है, जो भी है। ओके, ये क्या है, सब गेस्चर्स है, पैनिकनेस है, राइट? ये मैं भी सब नोट करूंगी, बॉडीली मूवमेंट्स, कोई कोई आंसर नहीं आएगा तो ऐसे बाल को ऐसे ये करते हैं, राइट? तो ऐसे सब जो चीज है वो मैं ध्यान में रखूंगी। क्यों ध्यान में रखूंगी? क्योंकि मुझे पता चलेगा कि ये पर्सन पैनिक हो जाता है ऐसी चीज को देख के, इस पर्सन की कोई ऐसी हैबिट है, या कोई कोई कैसे करते हैं, किसी किसी को हाथ में बहुत क्या बोलते हैं, पानी आता है क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह देख आता है, के, राइट? तो ऐसे एग्जाम सब, में ज्यादातर आता है। हाँ, तो ऐसे सब चीजों को मैं नोट डाउन करूंगी, ऐसे सब चीजों में नोट डाउन करूंगी उसके पर्सनालिटी फैक्टर को देखने के लिए। नाउ फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज। यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कैसी होती है कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज अ टाइप ऑफ इंटरव्यू इन विच total number of questions to be asked to the interviewee, the sequence of questions, etc. factors are predetermined. No questions are added or deleted on the spot. Generally, industrial psychologists use structured interview while selecting a particular employee for a particular job. Okay, तो structured interview मतलब क्या है पता है कि कोई भी, अगर मैं आपका संदीप का इंटरव्यू ले रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास ये 20 क्वेश्चंस है, ये मैं संदीप को भी वही पेपर दूंगी, संजीव को भी मैं वही पेपर दूंगी,
ओके, यहाँ पे मैं ऑन द स्पॉट कोई भी क्वेश्चन को नहीं ऐड करूंगी, कोई भी क्वेश्चन को नहीं कैंसिल करूंगी। ओके, मैं सबके लिए सेम ही पेपर है, मेरा चार्ट है जो मैं दूंगी। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे देना है, बस आपको और कुछ नहीं करना है। ओके, अभी ये ज्यादातर कौन इस्तेमाल करता है? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयज होते हैं, तो एम्प्लॉयज को उन लोगों को देखना होता है कि एम्प्लॉयज यू नो नवंबर में क्यों ज्यादा जॉब नहीं कर पा रहे, क्यों ज्यादा वर्क प्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं, और जनवरी में क्यों दे रहे हैं। तो उन लोगों को, वो लोग क्या करेंगे, ऐसा एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का ऐसे एक पेपर सब प्रिंट आउट लेके आएंगे, सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबको बताएंगे कि आंसर्स फिल करो। ओके, आंसर्स फिल करने के बाद सब रिस्पॉन्सेज लेंगे, रिस्पॉन्सेज को कैलकुलेट करने के बाद उसको पता चलेगा कि हाँ, नवंबर में वेकेशन होता है, इसीलिए ये लोग सब वेकेशन मूड में होते हैं, इसीलिए ये ज्यादा आउटपुट नहीं दे पा रही है। वाइल जनवरी में सब एंथुजियास्टिक होते हैं न्यू ईयर के लिए, और सब ज्यादा आउटपुट देते हैं। आप समझ रहे हो तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या है? हाँ। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज। आज आप बहुत मतलब बोर हो चुके हो ऐसा लगता है। नो नहीं ना? हाँ, अभी तो आपको एक चीज समझ में आई स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में कैसा होता है कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस है, जो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, अगर 20 है तो 20 ही है। संजीव को मैं 20 दूंगी, संदीप को भी मैं 20 ही दूंगी। ऐसा नहीं कि इसको एक कट किया, उसको एक कट किया, नहीं, वो स्ट्रक्चर्ड है, ऑलरेडी प्लान्ड है कि ऐसा ही होना चाहिए, और वैसा ही है। मैं कोई भी ऑन द स्पॉट चेंजेस नहीं करती उसको। ओके, सिर्फ आपके पास देती हूँ, आपके पास से सॉल्व करके वापस लेती हूँ, बस। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में कैसा होता है देखो। So the unstructured interview is a type of interview in which the total number of questions to be asked to interviewee, the sequence of questions, etc. factors are not predetermined. Depending on the responses of interviewee, some questions are added or deleted on the spot. Generally, clinical psychologists, counseling psychologists, health psychologists, sports psychologists, etc. use unstructured interview for collecting detailed information about personality of their clients. Okay, तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में कैसा होता है देखो। अगर संदीप और संजीव मेरे पास आ गए, मुझे पता चल गया कि संजीव में कुछ तो प्रॉब्लम है, ये कुछ तो एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी, संदीप को संदीप का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म करूंगी, और संजीव का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म करूंगी। मुझे मुझे उसके बिहेवियर से पता चल रहा है कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूंगी, जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसको कट करूंगी, और थोड़े से ऐसे ये क्वेश्चंस दे दूंगी कि आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी। तो संजीव लाइक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग जो हाँ, इसमें इंटरेस्ट है। हाँ, मतलब इंटरेस्टिंग, मतलब जैसे यू नो जैसे, मतलब मैं डायरेक्टली वो ये कर सकती हूँ, मॉडिफाई कर सकती हूँ मेरे क्वेश्चंस को। ओके, आप समझ रहे हो? मैं मॉडिफाई कर सकती हूँ क्वेश्चंस को, अगर आप मेरे सामने आ गए मैं मॉडिफाई कर सकती हूँ क्वेश्चंस को। लेकिन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में कैसा था, मैं मॉडिफाई नहीं कर सकती, जो भी है मुझे देना है, बस मुझे सिर्फ देने के लिए बोला गया है, मैं दूंगी। वहां पे आपका कुछ प्रॉब्लम है, जो भी नहीं है, वो आपके पेपर में जितना क्वेश्चंस पूछा गया है उतना ही आपको लिखना है। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या करूंगी, आपके आपके एबनॉर्मेलिटी या आपके जो भी मेंटल इलनेस है उसके हिसाब से मेरे क्वेश्चंस को मैं फॉर्म करूंगी। ओके, अभी मुझे आपके बोलने से पता चल गया कि आप ये तो हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, लेकिन आप अपने मॉम को हेट करते हो कोई भी रीजन से। ओके, तो मैं क्या करूँगी, मुझे पता है कि आप अपने मॉम को हेट करते हो। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि योर मॉम इज अ बेस्ट फ्रेंड, और आपकी मॉम आपके साथ कैसे व्यवहार करती है, ऐसा अगर क्वेश्चन दिया गया, तो मैं क्या करूँगी कि पहले ये क्वेश्चन को ही काटूंगी, और क्या करूँगी, आई विश माई मॉम वॉज डैश। ओके, तो इसके बाद आपका जो रिस्पॉन्स आएगा ना, उससे मुझे पता चलेगा कि आप आपके मॉम के बारे में क्या फील करते हो, क्यों फील करते हो ऐसा। ओके, क्योंकि पहले सेंटेंस में मैंने क्या बताया था कि मॉम इज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो बेस्ट फ्रेंड होने के बाद आप तो आपका मन आप डायरेक्टली नहीं लिख पाओगे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में। तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में मैं क्या करूँगी, आपके हिसाब से मैं मेरे क्वेश्चंस को मोल्ड करूँगी।
मेरे क्वेश्चंस को चेंज करूंगी, शायद क्वेश्चंस का सीक्वेंस चेंज करूंगी, फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं लास्ट में लेके आऊंगी, लास्ट वाला मिडल में कहीं पे डालूंगी। आप समझ रहे हो? आपके हिसाब से मैं इंटरव्यू को स्ट्रक्चर कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ये कौन इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर से? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, जो क्लिनिक्स में होते हैं। ऑफ कोर्स उन लोगों को तो बहुत जरूरत पड़ती होगी, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों के पास मतलब मेंटल इलनेस के पेशेंट्स आते हैं, जिन लोगों को डिप्रेशन महसूस करते हैं, एंजाइटी महसूस करते हैं, वैसे तरह के पेशेंट्स आते हैं। तो उन लोगों को वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू तो नहीं दे सकते, राइट? वो लोग पहले पढ़ते हैं पर्सन को प्रॉपर कि अच्छा ये ऐसा टाइप का पर्सन है, मुझे इसको ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देने होंगे। ओके। कई तरह से कैसा होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को पता है कि इस पर्सन को क्या बीमारी है, इस पर्सन को क्या मेंटल इलनेस है, फिर भी वो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस देते हैं। ऐसे घुमा फिरा के, डायरेक्टली नहीं देते, घुमा फिरा के ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देते हैं, सिर्फ मतलब इसके घुमा लिए। फिरा के उसके मन का जो वहम होता है वो हाँ, निकाल ही देते वो लास्ट में। निकालने की कोशिश करते हैं। ओके। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन। ओके। बिहेवियरल एनालिसिस का सेकंड पार्ट है ऑब्जर्वेशन। तो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में बहुत पढ़ा है ऑब्जर्वेशन के बारे में, राइट? सो फिर यस। भी मैं आपको पढ़ाती हूँ। सो ऑब्जर्विंग एन इंडिविजुअल इन वेरियस सिचुएशन इज अनदर important method of personality measurement. For example, a psychologist can observe how a child behaves when a teacher is not present in the class, or how a factory worker behaves in a workshop when the supervisor is not present. So observation किसके लिए काम आता है? अगर मुझे आपकी पर्सनालिटी स्टडी करनी हो, ओके, तो मैं क्या करूँगी? ऐसा तो कोई नहीं करता, लेकिन ये आपके पढ़ाई के लिए दिया गया है अभी, ओके। तो मैं क्या करूँगी, अगर मुझे आपकी पर्सनालिटी स्टडी करनी हो, तो मैं क्या करूँगी? क्लास में टीचर जाने के बाद आपका बिहेवियर कैसा होता है? ज्यादातर 90% बच्चे तो अपने जगह से जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, किसी सबके साथ बात करते हैं, मोबाइल्स निकालते हैं, राइट? राइट। यस। हाँ, यस। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि टीचर आने के बाद एकदम सुनसान से बैठ जाते हैं, और टीचर जाने के बाद तो मतलब सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। तो इससे क्या वो पता चलता है कि इसको टीचर का थोड़ा अथॉरिटी फिगर का फियर है। लेकिन फीवर या तो रिस्पेक्ट नाम का ऐसे मतलब हाँ, बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट नाम हाँ, का। वो भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन उससे मुझे उसकी पर्सनैलिटी पता चलेगी। ओके। वैसे ही फैक्ट्री वर्कर का भी यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कोई भी फैक्ट्री में अगर आपका सुपरवाइजर है, तो आप कैसे वर्क कर रही हो, और आपका सुपरवाइजर नहीं आ रहा है आज, तो आप कैसे वर्क कर रही हो, आपका वर्क आउटपुट कितना है? समझ रहे हो आप? यस। 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 Okay, so observation method provides very helpful, proves very helpful if it is used by a trained psychologist, that is observer, and with a clear objectives and guidelines for observation. अभी हम तो observe नहीं कर सकते, observe कर सकते हैं, लेकिन हमको report नहीं proper बनाना आएगा। जो ट्रेंड ऑब्जर्वर होते हैं और ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उन लोगों को पता है कौन से फैक्टर्स काउंट करने हैं। तो अगर वो लोग ऐसे लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो बहुत रेलिवेंट डेटा निकलता है उसमें से। ओके, एक पर्सन के बारे में बहुत रेलिवेंट डेटा निकलता है। यहाँ पे हमने जो पहले प्रीवियस में पढ़ा था, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, उसके बारे में बताया है, लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन। डू यू रिमेम्बर दिस थिंग? डज इट रिंग्स अ बेल? यस। हाँ। हाँ। सो उसके बाद participants observation, non-participant observation, etc. are some of the types of observation that are helpful to collect information about the personality of an individual. Okay, naturalistic observation आपको पता है क्या है? naturalistic observation लाइक गार्डन का मैंने वो एग्जांपल दिया था कि गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं, मैं जाके सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व कर रही हूँ, राइट? यस। उसके बाद लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन को भी मैंने आपको बताया था। लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन में अगर लेबोरेटरी में जाके ऑब्जर्वेशन किया जाता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को लाया जाता है या पार्टिसिपेंट्स को बोला जाता है कि आपका ऑब्जर्वेशन चल रहा है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब क्या कि यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को नहीं बोला जाता, सिर्फ उसको ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, समझ रहे हो आप सब? हाँ। हाँ। उसके बाद है सेल्फ रिपोर्ट इंटरवेटरीज।
सो यहाँ पे देखो, पहले हम बिहेवियरल एनालिसिस के बारे में पढ़ा। बिहेवियरल एनालिसिस में 2 टाइप्स थे, कौन से थे? बिहेवियर एनालिसिस में 2 टाइप्स हमने अभी कौन से पढ़े? अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने? इंटरव्यू के हम लोग ने 2 टाइप थे हाँ हाँ, इंटरव्यू के 2 टाइप थे, struct- कौन से? हाँ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड। और उसके बाद क्या पढ़ा? उसके बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन, राइट? हम्म, आप इतने जल्दी कैसे भूल जाते हो? नहीं भूल नहीं एक्चुअली। हाँ, ओके। तो सेल्फ रिपोर्ट, अभी इसमें क्या है देखो, in self-report technique, an individual provides information of his or her own personality. इंडिविजुअल क्या करता है? अपने खुद के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ओके, ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बाय रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस, सेंटेंसेस इन अ पर्टिकुलर इंटरव्यूअर्स। तो यहाँ पे क्या करता है देखो, सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक में पर्सन क्या करता है कि खुद के बारे में खुद ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ओके, तो अभी हम लोगों ने इंटरव्यू के बारे में पढ़ा, ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ा। यहाँ भी पर्सन खुद के बारे में ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन इंटरव्यू में उसको लिखना नहीं पड़ता, वर्बली वो आंसर करता है जो भी है वो। ओके, या फिर लिखना भी पड़ेगा तो भी जो क्वेश्चंस दिए है वो उसको वैसी तरीके से, मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस दिए होते हैं। लेकिन अभी सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक में कैसा होता है ना कि यहाँ पे बहुत साइकोलॉजिस्ट ने बहुत साल मेहनत करने के बाद वहाँ पे उन लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट इस्तेमाल किए हैं। ओके, रॉचर सिन ब्लॉक टेस्ट है, टीएटी टेस्ट है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है। ये बहुत इजी टेस्ट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, अगर ये पर्सन सॉल्व करता है, आधा क्वेश्चन दिया जाता है उसको, आधा क्वेश्चन, और आधे क्वेश्चन के हिसाब से ना ये टेस्ट सॉल्व करता है। अभी देखो, ये कैसे टाइप के टेस्ट होते हैं कि अगर मैंने आपको एक फोटो दिया, ओके, ये फोटोज ऑलरेडी साइकोलॉजिस्ट ने रखे हैं कि यही फोटो दिखाना है पेशेंट्स को। तो ऐसे एक फोटो दिया आपको, मैंने बोला कि इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है। वो फोटो इनकम्प्लीट है थोड़ा सा, लाइक एक बच्चा स्विंग पे, अभी ये आप विजुअलाइज करो कि स्विंग पे एक बच्चा बैठ रहा है और दूसरा बच्चा नीचे गिर के रो रहा है। ओके, तो आपको ये पिक्चर में दे दोगे और बोलोगे कि आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है। तो संजीव मुझे बोलेगा कि इस पिक्चर में जो बच्चा बैठा है उसने क्या किया, दूसरे बच्चे को निकाल दिया वहां से और खुद बैठ गया। संदीप क्या बोलेगा कि ये जो नीचे गिर गया है बच्चा, तो ये जो स्विंग पे बैठा है वो स्विंग से उतर के इस गिरे हुए बच्चे को हेल्प कर रहा है। ओके, पिक्चर में कुछ तो बोला है, नहीं बोला है, पिक्चर में सिर्फ एक कुछ भी आंसर हो सकता है आपका। हाँ, तो इससे मुझे पता चलेगा कि संजीव का एटीट्यूड कैसा है और संदीप का एटीट्यूड कैसा है। ये अभी एक पिक्चर का था, अभी ऐसे बहुत टाइप्स के हैं, हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे कौन से टाइप्स के, बहुत टाइप्स के हैं। MMPI है, 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स, दैट इज PF टेस्ट है, बाय कैटल ने ये लाया था टेस्ट। उसके बाद मायर्स ब्रिग्स टाइप्स इंडिकेटर है, लाइक MBTI। उसके बाद हाई स्कूल पर्सनालिटी इन्वेंटर्स, HSPQ। ये आपको कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स दिया है यहाँ पे। ओके, उसके बाद हाँ, तो यहाँ पे कैसे टाइप्स के टेस्ट होते हैं कि देखो, अभी आपको सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी में कैसे टाइप के टेक्स्ट होते हैं कि अभी एक क्वेश्चन दिया है, दैट आई एम इजी गोइंग, ओके, या फिर आई एंजॉय टाइम अलोन। ओके, ये सेंटेंस को ध्यान में रखो, आई एंजॉय टाइम अलोन। अभी ब्लॉक्स दिए हैं और आपको टिक मार्क करना है। 5 ब्लॉक्स दिए, पहले तो आप इस सेंटेंस को स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो, दूसरा मतलब यू समवॉट एग्री, तीसरा नो ऑप्शन, आपको एग्री करना है, चौथा समवॉट एग्री, और लास्ट वन इज स्ट्रांगली एग्री। ओके,
तो ये जो सेंटेंस है आप कहीं तो टिक करोगे कि एक तो आप एग्री करते हो, थोड़ा सा एग्री करते हो, बिल्कुल एग्री नहीं करते हो, या स्ट्रांगली एग्री करते हो, तो आप टिक मार्क करोगे कहीं तो ऐसे एक 15-16 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो मुझे आपकी पर्सनैलिटी पता चल जाती है कि हर बार जब अलोन का आता है तो इसने क्या किया है, आई स्ट्रांगली एग्री, मतलब मुझे अलोन रहना पसंद जैसे होता हम है। रेट करते किसी ऐप को, सेम वैसा ही है। हाँ, तो ना वैसा करने, हाँ, वैसे रेट करते हैं वैसे टाइप का ही होता है, बराबर है, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। तो वैसा होता है, तो उसके बाद मुझे पता चल जाता है कि अगर इसने क्वेश्चंस में ऐसे ऐसे टाइप के यहाँ पे मार्क किया हो, हाँ, मार्क किया हो, तो ये पर्सन कैसा है, राइट? उसमें क्वेश्चन हाँ, सॉरी, ओके, सो उसके बाद अभी ये पता चल गया आपको, कॉन्सेप्ट पता चल गया है कि यहाँ पे क्या होता है। यस। हाँ, आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया है ना कि यहाँ पे कैसा होता है। हाँ। ओके, तो उसके बाद अभी प्रोजेक्टिव मेथड्स है और लास्ट टॉपिक है ये। प्रोजेक्टिव मेथड्स में 3 टाइप बताए हैं, रॉचर्ड इन ब्लॉक टेस्ट, देन थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट दैट इज टीएटी, और सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। बहुत इजी है ये। ओके, जैसे मैंने आपको पिक्चर का एग्जांपल दिया था, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के 3 टेस्ट है। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या है, projective methods emerged from the psychoanalytic school of thought. Projective methods are intended to uncover feelings, desires, and conflict that are hidden at the unconscious level. Okay, प्रोजेक्टिव मेथड में क्या करता है कि ये ना क्यों इंटेंडेड है कि अभी देखो, इंटरव्यू में मैं अगर कॉन्शियस हूँ, अच्छी तरह से बैठ रही हूँ, बोल रही हूँ, तो ठीक है। अगर मेरे अनकॉन्शियस माइंड में, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, तो अनकॉन्शियस माइंड में अगर मेरा कुछ थॉट चल रहे हो, कुछ ये चल रहा है, तो वो मैं इंटरव्यू में आपसे डायरेक्टली नहीं पूछ सकती, राइट? आपके मुंह से आना चाहिए, खुद से आना चाहिए। वो कब आएगा, जब मैं ऐसे टाइप के आपको इमेजेस दूंगी, कुछ ऐसे सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए बोलूंगी, ओके, तब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। ओके, अभी देखो, हाँ, इन प्रोजेक्टिव टेस्ट सिचुएशंस in projective test situation, an individual respond freely to relatively unstructured or ambiguous materials. While responding, individual projects their own personality onto the unstructured stimulus, often revealing personal conflicts, motivation, coping style, and other characteristics. Some of the major projective techniques are as follows. Okay. तो ये आंसर देने के बाद मुझे क्या पता चलता है आपके बारे में, आपका कोपिंग स्टाइल पता चलता है, आपका मोटिवेशन पता चलता है। अगर मैं आपको किसी भी नेगेटिव इमेज दे रही हूँ, फिर भी आप उसमें से एक पॉजिटिव मीनिंग ला रहे हो, तो मुझे पता चल रहा है कि ये पर्सन बहुत पॉजिटिव पर्सन है, राइट? या कोई भी मैं आपको बहुत पॉजिटिव इमेज दे रही हूँ, फिर भी आप उसमें से कुछ ना कुछ नेगेटिव ही ये करने का कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो आप अभी देखो, ये भी आपको मैं और एक एग्जांपल देती हूँ, जो पिक्चर का मैंने बोला था ना, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एग्जांपल देती हूँ। ये तो पिक्चर है, एक पिक्चर में क्या है, स्कूल के जो कॉलेज के जो बच्चे हैं, ओके, वो जा रहे हैं, 4-5 बच्चे ऐसे जा रहे हैं, एक लड़की का बुक्स पूरा गिर गया है, वो उठा रही है और सब उस पर देख रहे हैं। तो अगर मैंने ये संदीप के पास दिया, तो संदीप बोल रहा है कि ये सब लोग जो है वो उसने ही इसके बुक्स गिराए, ओके, और ये किसी को हेल्प नहीं कर रहे हैं। वाइल मैंने जब संजीव को दिया, तब संजीव बोल रहा है कि नहीं, ये इसके जस्ट बुक्स गिरे हैं अभी, और ये सब लोग अभी आएगी इसको हेल्प करने के लिए, ओके। तो इससे मुझे पता चलेगा कि संजीव की पर्सनैलिटी हेल्पफुल है या संदीप की पर्सनैलिटी हेल्पफुल है, राइट? अभी ये तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, लेकिन ऐसे बहुत टाइप के आते हैं। तो पहले हम देखते, ये बहुत बोरिंग हो रहा है, आपको 5 मिनट्स का ब्रेक चाहिए या मैं खत्म करूँ डायरेक्टली? खत्म करिए। ओके, आप बोर नहीं मैं फील कर रहे हो ना, क्योंकि बोर हो रहे हो तो मैं ब्रेक दे सकती, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हाँ। सो रोचर्ड्स इन ब्लॉक टेस्ट, तो रोचर्ड नाम का एक साइकोलॉजिस्ट था, जिसने ना क्या किया, प्लेन पेपर पे वो इंक से ड्राइंग निकालता था,
ओके, और जो एक साइड में ड्राइंग था वही दूसरे साइड में था, मतलब ऐसे हम कभी करते हैं पेपर के अंदर ऐसे इंक का ड्रॉप डालते हैं और पेपर को बंद करते हैं और पेपर को ओपन करने के बाद एक किसी टाइप का ड्राइंग हो जाता है, राइट? हाँ तो वो क्या करता था, वैसे ड्राइंग को और थोड़ा सा मॉडिफाई करता था। और और अभी ना आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे इमेज दिया गया है, आप देख सकते हो इमेज? नहीं? हाँ, फी टच 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 का कुछ ऐसा है, इमेज कैसे देखते हो आप? हम टच करिए फीलिंग। टच करके आपको पता हाँ चल जाएगा वो इमेज। हाँ। तो टेक्स्ट बुक में आप देखो, रॉचर्स इन ब्लॉक टेस्ट में। नहीं 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 नहीं, वो इमेज नहीं पता चलेगा क्योंकि हम लोग का जो रहता है वो खींचा हुआ रहता है लाइन की जैसा। अगर हमें इमेज समझना होता है ना, हाँ, ऐसा स्केच से ऐसा खींच दिया जाता है एक पेपर पे, तो समझ जाता है। ओके ओके, सॉरी मुझे नहीं पता था इसलिए। तो ओके, सो हाँ, तो कैसा होता है, यहाँ पे एक इमेज दिया गया है वही इंक का। तो इंक का कैसे किया है, ड्रॉप निकाला है और वो ओपन किया है, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा इमेज बनाती है और क्या करते हैं, कुछ नहीं बताती, सिर्फ ये पेपर सामने वाले पर्सन को देते हैं और बोलते हैं कि आपको क्या लग रहा है। तो कभी कभी इंक का इमेज कैसे आएगा, ऐसे ही पूरा क्रिकेट और ऐसा आएगा ना, राइट? हाँ लेकिन कोई कई लोग क्या करते हैं, उसमें से भी बहुत मीनिंग डिराइव करते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा फ्लावर है, ये है वो है। कहीं कहीं जिसको स्क्रिजोफ्रेनिया है, हेल्यूशंस दिखते हैं, जिसको मतलब जिसको ऐसे हेल्यूशंस मतलब उसको महसूस होता है कोई आदमी मेरे साथ आ रहा है, ये कर रहा है, हेल्यूशंस होते हैं वो। तो उसको क्या लगता है ये मॉन्स्टर का, डेविल का, डेमॉन्स का पिक्चर है, किसी भी कोई भी डेविल मुझे देख रहा है, ऐसे पिक्चर से देख रहा है, बाहर आएगा इस पिक्चर से, ऐसा लगता है उन लोगों को। ये बहुत रियलिस्टिक एग्जाम्पल है, हमारे प्रोफेसर ने दिया था हम लोगों को एग्जाम्पल। तो उन लोगों को ऐसा, तो अभी मैं जब उसको पूछूंगी तब उसका फटाक से जवाब आएगा कि ये कोई तो मॉन्स्टर, इसको लेके जाओ यहाँ से, ये पिक्चर से बाहर आएगा। ओके, ऐसा वगैरह उसका रिएक्शन होता है, तो मुझे पता चल जाता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, राइट? हाँ, तो देखते हैं इस टेस्ट के बारे में क्या दिया है। दिस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय हर्मन रोचार्ड in 1921. It uses 10 irregular ink blocks. यहाँ पे क्या करते हैं, 10 irregular ink blocks यूज करते हैं, 5 black and 5 white in color, standing against a white background. Each ink block is showed in a fixed number of ways, and the objects are asked to describe what they see in each card. The subjects are allowed to hold the card in any position they want, whether it is upside down or sideways. Analysis of these days requires trainers and skillful examiners. Okay, अभी कैसा होता है यहाँ पे, मैंने आपको बोला ना, तो इंक ब्लॉक्स जो होते हैं वो सिर्फ व्हाइट इंक के या ब्लैक इंक के होते हैं। ओके, एक तो ये यस। कोई कलरफुल नहीं होता है। ओके, किसी भी कलर का नहीं, क्योंकि अगर मैं रेड इंक का डालूंगी तो आप रेड इंक से ज्यादातर रोज को ये करना, ये चाहोगे, आप कलर डिटरमाइन करोगे, राइट? अगर मैं येलो कलर का कुछ डालूंगी तो आपको लगेगा कुछ ऑरेंज है या कुछ सनफ्लावर ऐसा कुछ है, राइट? आप कलर फटाक से को रिलेट करते हो ना, कि ये कलर है तो ये यस। कुछ चीज होगी, ये कलर है तो ये कुछ चीज होगी। इसलिए बेटर ये लोग क्या करते हैं, एक तो व्हाइट इंक लगाते हैं या फिर ब्लैक इंक लगाते हैं, और व्हाइट इंक के 5 कार्ड्स होते हैं, ब्लैक इंक के 5 कार्ड्स होते हैं। ओके, और आपके पास अगर मैंने कार्ड दिया गया है ना, तो एक कार्ड मोस्टली ना स्क्वायर शेप में होता है, स्क्वायर शेप में। ओके, और ये आपको जो भी डायरेक्शन चाहिए उसमें आप देख सकते हो। आप स्ट्रेट देख सकते हो, उल्टा देख सकते हो, साइड से देख सकते हो, दूसरा एंगल से देख सकते हो, जो भी एंगल से देख सकते हो। आपको सिर्फ बताना है कि आपको इस इमेज में क्या दिख रहा है। यहाँ पे कोई भी राइट आंसर और रॉन्ग आंसर नहीं होता, जो भी होता है वो आपकी पर्सनैलिटी होती है। ओके, जो भी होता है वो आपकी यस। पर्सनैलिटी होती है, कोई भी राइट और रॉन्ग आंसर नहीं होता है। हाँ, और यहाँ पे तो उसका बहुत, थिंक पे ये होता है, हाँ, मतलब इसका कैसा थिंक है या होगा। बताओ अब। और ना, और एक चीज की यहाँ पे बहुत ट्रेंड एग्जामिनर की जरूरत होती है, क्योंकि मैं मेरे सामने जो बंदा बैठा है उसको स्टडी करने के लिए मुझे मुझे बहुत ट्रेंड होना चाहिए, राइट? उसके हर एक चीज को ध्यान में रख के नोट डाउन करना मेरा काम है। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कौन सा। नो,
नहीं समझा मुझे। रोचार्ड्स इन ब्लॉक टेस्ट अगर आपको पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, हम्म, तो अगर पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो इसका आंसर। हाँ जरूर। ओके, सो उसके बाद टीएटी है। टीएटी मतलब क्या है? थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें क्या है? TAT was developed by Morgan and Murray in the 1935. It requires the individual to look at a picture and interpret it by telling a story. The individual is invented to say what lead up to the scene in the picture, why such events occurred, what is currently happening, and what the consequences will be. आपको समझ गया अभी? वो पिक्चर का एग्जांपल मैंने दिया था वो हाँ। आपको अभी स्टोरी बताने के लिए पड़ती है यहाँ पे टीएटी में, ओके। कि मैंने आपको एक पिक्चर दिया और अभी आप स्टोरी बताओगे। अभी ना और एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक बच्चा है और उसके हाथ में गिटार लेके वो ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा है, एक एक्सप्रेशन। तो अभी आप कर रहा है। अभी हाँ देख रहा है, सिर्फ वो गिटार को देख रहा है, यही इस पिक्चर में है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अभी मैंने संजीव को पूछा, संदीप को पूछा, मैं आपका नाम ले रही हूँ लेकिन आप समझ जाओ अभी। नहीं तो इट्स ओके। हाँ, तो संदीप को मैंने पूछा तो संदीप ने क्या मुझे बोला कि ये बच्चा इस बच्चे को गिटार चाहिए था और उसके डैडी ने गिटार लाके दे दिया, और अभी गिटार लाके दे दिया और अभी इसको चलाना नहीं आता गिटार, तो ये सिर्फ गिटार को देख रहा है। ओके, वाइल संजीव को मैंने पूछा तो संजीव मुझे क्या बोल रहा है कि इसने किसी भी अवार्ड फंक्शन में इसको गिटार इसने जीत लिया है और अभी वो घर में कहाँ पे रखना है इसके बारे में सोच रहा है। ओके, राइट, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी आपका भी राइट नहीं है, उसका भी, जो भी है वो दोनों राइट ही आंसर है। लेकिन इससे मुझे पता चलेगा कि अगर संजीव ने बोला है कि ये जीत के आया है गिटार कहीं से, तो उसके अंदर क्या है? एक कोई कोई तो एक पॉजिटिव है ना मोटिव, पॉजिटिव मोटिव है, राइट? तो ऐसे मुझे पता चलेगा, ऐसे स्टोरी नरेट करने के बाद। ये स्टोरी मैं बोल रही हूँ नहीं, आप बोल रही हो, जो भी पर्सन क्लाइंट है वो बोल रहा है स्टोरी, उसके मुंह से निकल रहा है, राइट? आपको टीएटी पता चल गई क्या है? हाँ। Okay, sentence completion test, last topic for this. So in these tests, an individual is given a series of incomplete sentences and she is asked to complete them in his or her words. Okay, for example, अभी मैंने जैसे आपको बोला था कि एक आधा सेंटेंस दिया जाता है, दैट आई विश डैश। आप सेंटेंस दोनों कंप्लीट करो। आई विश आई डैश। विश मॉम। आई विश संदीप, बर्थडे। विश मतलब मुझे ऐसे लगता है, आई माई डिजायर्स, आई विश। आई विश गुड। आई विश ऐसा कुछ। जो भी आपके मन में पहले चीज आती है वो बता। I wish I can fly. हम्म, I wish I can fly. ओके ओके। अभी देखो, अभी इसके बाद मैं आपको और एक सेंटेंस देती हूँ। आई फील एंशियस, एंशियस मतलब गुस्सा आता है, व्हेन डैश। दे दो हाँ फटाक से, जो भी मन में आता है। नहीं, कभी 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 नहीं। आई फील एंशियस व्हेन, जब मुझे गुस्सा आता है, जब डैश। ओके। जो भी मन में पहली चीज आती है वो। कुछ नहीं, शांति से बैठे हम मोबाइल चलाना। वैसे नहीं, आप सी, आई फील एंशियस, मुझे गुस्सा आता है जब मेरा भाई मेरे साथ बात करता है, हाँ हाँ हाँ। वैसा वाला। सो आई फील एंशियस व्हेन, आपको कब आता है? मुझे फटाक से। क्वेश्चन नहीं समझता। हाँ नहीं, नो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं कन्वर्ट करूंगी। सो आई फील एंशियस व्हेन, चलो ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं दूसरा वाला देती हूँ। आई फील अफ्रेड ऑफ डैश। फटाक से, जो भी मन में आ रहा है, संदीप और संजीव। I'm afraid to my dad. हाँ, To my dad. क्या बोला? मुझे समझ में नहीं आ रहा। I'm afraid to my dad. तुम्हें, हाँ अच्छा, यू फील अफ्रेड ऑफ योर डैड। एंड संजीव? Yes. सोचना नहीं है, जो भी मन में आ रहा है। अफ्रेड के बाद आपको मॉम। यू फील अफ्रेड ऑफ योर मॉम। ओके, सो आपको पता चल गया कि इवेंचुअली कैसा होता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट।
इसके साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया, लेसन भी खत्म हो गया। इस लेसन में कोई भी डाउट है, कुछ भी है तो बताओ। 45 मिनट लग गया